एक बार की बात है, रामपुर नाम के गांव में पुरुषोत्तम अपनी बेटी ईशा के साथ रहता था। कई साल पहले उसकी पत्नी का देहांत हो गया था। अब वह अपनी बेटी ईशा के साथ अकेला रहता था। उसने अपनी बेटी के लिए सब कुछ किया, उसे पढ़ाया लिखाया। अब उसकी शादी की उम्र हो चुकी थी। ईशा बेटा, मेरा गला सूख रहा है, जरा मुझे एक गिलास पानी तो दे। जी पिताजी, अभी लेकर आती हूँ। पिताजी, आपकी तबीयत बहुत खराब रहती है। मैंने आपको कितनी बार कहा है कि आप दवाइयाँ क्यों नहीं लेते? बेटा, मेरी तबीयत दवाइयों से नहीं बल्कि तेरी शादी करके ठीक होगी। अगले दिन पुरुषोत्तम अपने खेतों की ओर निकल जाता है कि तभी उसे रास्ते में दीनदयाल मिल जाता है। क्या हाल है पुरुषोत्तम? आजकल कहाँ रहते हो? मैं ठीक हूँ भाई, बस घर में रहता हूँ। आजकल तबीयत बहुत खराब हो रही है। तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ भाई, बस इधर उधर घूम कर थक सा गया हूँ। अच्छा, कहाँ जा रहे हो? कुछ नहीं पुरुषोत्तम, तुम्हें तो पता ही है, मैं लोगों की शादियां करवाता हूँ, जिसके कारण मुझे गांव में कम और शहर में ज्यादा रहना पड़ता है। दीनदयाल जब शादी की बात करता है तब पुरुषोत्तम का मुंह उतर जाता है। अरे भाई पुरुषोत्तम, तेरा मुंह इतना उतरा हुआ क्यों है? दीनदयाल, मेरी बेटी की शादी की उम्र हो गई है, लेकिन अभी तक उसके लिए कोई अच्छा लड़का नहीं मिला। इतना कहकर पुरुषोत्तम और दीनदयाल अपने काम की ओर निकल जाते हैं। इस तरह कई दिन निकल जाते हैं कि एक दिन दीनदयाल पुरुषोत्तम के घर आता है। ईशा बेटी, पुरुषोत्तम कहाँ है? वो काका, पिताजी तो बाहर गए हैं, बस अभी आते ही होंगे। कि तभी पुरुषोत्तम आ जाता है। कैसे हो दीनदयाल, तुम कब आए? वो मैं अभी थोड़ी देर पहले आया हूँ। ईशा, अपने काका के लिए चाय बना दो। ठीक है पिताजी। हाँ तो दीनदयाल, बताओ कैसे आना हो। पुरुषोत्तम, मैं एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ। अपनी ईशा की शादी के लिए एक लड़के वालों ने हाँ कर दी है और वे यहाँ आकर लड़की को देखना चाहते हैं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो बताओ, वो लोग हमारे घर कब आ रहे हैं? वैसे तो उनके घर में उनके माता पिता और बहन कुल मिलाकर 4 जन हैं। कल तो केवल लड़के के माता पिता आ रहे हैं। अच्छा दीनदयाल, यह तो बहुत अच्छी बात है। ये बात कर तुमने तो मेरा दिल ही जीत लिया। देखो पुरुषोत्तम, यह लड़के के पिता धनीराम और यह लड़के की माता कमला जी। देखो पुरुषोत्तम, इनका बेटा है जो कि अपना खुद का व्यापार संभालता है और चरित्र का बहुत साफ है। इनके घर में किसी चीज की कमी नहीं है। इनके पास बहुत सी जमीन है। शहर में भी कई दुकानें ले रखी हैं। अरे वाह, यह तो बहुत अच्छी बात है। मेरी बेटी की शादी अगर आपके लड़के के साथ होगी तो वह बहुत खुश रहेगी। अच्छा पुरुषोत्तम, अब अपनी बेटी को बुलाओ। अरे बेटी, तुम तैयार नहीं हुई? सभी तुम्हारी राह देख रहे हैं। पिताजी, मुझे डर लग रहा है, कहीं इन्होंने दहेज की शर्त रख ली तो? बेटा, तू चिंता क्यों करती है? ये लोग अच्छे दिखते हैं। ये हमारी बेटी ईशा है। ये बहुत भोली है, पढ़ाई लिखाई में सबसे आगे रही है। ये खाना भी बहुत अच्छा बनाती है। मोहन और सावित्री ये देखकर हैरान हो जाते हैं। दीनदयाल जी, आपने हमें जो फोटो दिखाई थी उसमें तो इस लड़की का रंग बहुत साफ था, पर असल में बात कुछ और ही है। क्या हुआ कमला जी, कोई दिक्कत है क्या? हाँ पुरुषोत्तम जी, दिक्कत तो है। आपने हमसे इतना बड़ा झूठ बोला। सावित्री जी, आप गुस्सा क्यों कर रही हो? बस एक रंग की तो बात है। देखिए दीनदयाल जी, मोहल्ले में हमारी भी कुछ इज्जत है। अगर यह लड़की हमारे घर की बहू बनेगी तो लोग हम पर हंसेंगे। अरे सावित्री, तुम चुप करो। क्या कोई ऐसा बोलता है? हे जी, आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? ये लड़की हमारे घर की बहू नहीं बनेगी। मोहन कमला को लेकर घर के बाहर चला जाता है। सावित्री, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? हमारे पास इतना अच्छा मौका है और तुम इसे ऐसे ही जाने दे रही हो। ए जी, ये आप क्या कह रहे हो? मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे देखो, ये लड़की काली है और कोई इससे शादी नहीं करना चाहता, समझे?
लेकिन इसका पिता मजबूर है, जो कैसे भी करके इसकी शादी करवाना चाहता है। समझे? हमें इसी चीज का फायदा उठाना है। अच्छा जी, आप क्या बोल रहे हो? इससे हमारा फायदा कैसे है? देखो सावित्री, मैं तुम्हें समझता हूँ। अगर हम इस लड़की की शादी अपने बेटे अक्कू से करवाएं तो हम इससे अच्छा खासा दहेज ले सकते हैं। कुछ समय बाद इसे छोड़कर हम अक्कू की शादी किसी अच्छी लड़की से करवा देंगे। अरे वाह जी, आपका दिमाग तो गजब का चलता है। कुछ देर बाद मोहन और सावित्री घर में वापस आकर बैठ जाते हैं। दीनदयाल और पुरुषोत्तम बहुत खुश हो जाते हैं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है सावित्री जी, मैं आपको धन्यवाद कैसे दूं? लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं। कैसी शर्त? देखिए पुरुषोत्तम जी, हमें एक गाड़ी और 5 लाख नगद चाहिए और शादी बहुत अच्छी होनी चाहिए। देखिए, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मैं आपको इतना सब कैसे दूंगा? पुरुषोत्तम जी, मुझे यह सब नहीं पता। ये कोई दहेज नहीं है, ये तो सिर्फ तुम्हारी बेटी और दामाद के भविष्य के लिए है। माफ कीजिए मोहन जी, मेरी इतनी हैसियत नहीं कि मैं आपको इतना सब दे सकूं। मेरी बेटी बहुत अच्छी है, वो आपको बहुत खुश रखेगी, ये मेरा वादा है। यह सब हम नहीं जानते। आपको मंजूर हो तो हमें बता देना। चलिए अब हम निकलते हैं। मोहन और सावित्री दोनों पुरुषोत्तम के घर से चले जाते हैं। दीनदयाल, मैं इनको यह सब कैसे दूंगा? मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं। पुरुषोत्तम, मैं जानता हूँ, पर बेटी की शादी करनी है तो यह सब करना ही पड़ेगा, वरना यह इतने अच्छे घर का रिश्ता भी हाथ से निकल जाएगा। इतना कहकर दीनदयाल वहां से चला जाता है। पिताजी उनकी ये सारी शर्त नहीं मान सकते। पर बेटी, हमारे पास तो पैसे भी नहीं हैं। अगर ये लोग तुमसे शादी नहीं करेंगे तो तुमसे कौन शादी करेगा? इन्होंने कम से कम हाँ तो करी है। लेकिन पिताजी, तुम इसकी चिंता मत करो, ये तुम्हारा पिता कुछ भी करेगा पर तुम्हारी शादी करवा के रहेगा। अगले दिन सुबह पुरुषोत्तम अपने गांव के साहूकार से मिलने जाता है। वह अपना घर गिरवी रख देता है और वहां से कर्ज लेकर फिर दीनदयाल के घर जाता है। वह दीनदयाल को सहमति के लिए हाँ कर देता है। कुछ दिन बाद वह अपनी बेटी की शादी अक्कू से करवा देता है। शादी में वह बहुत अच्छा दहेज देता है और अपनी बेटी को कोई भी चीज़ की कमी नहीं आने देता। लेकिन शादी के दूसरे दिन से ही तो जैसी से तो कोई शादी भी नहीं करता। वो तो हमें दया आ गई तेरे बाप पर, जो तेरी शादी मेरे बेटे से करवाई। ये चल जा, मेरे लिए खाना लगा। तेरे बाप ने तुझे कौड़ियों में बेच दिया। अपने बाप से और पैसा मांग, वरना हमसे बुरा और कोई नहीं होगा। दिन पर दिन ईशा के साथ गलत बर्ताव होने लगता है। उसकी सास उसे दिन भर काम में लगाए रखती है और अक्कू शराब पीकर ईशा को बहुत मारता है। अगले दिन सुबह पड़ोस के घर की गुंजन ईशा से मिलने आती है। ये लोग मुझे बहुत मरते हैं। भाभी, आपको अपने पिताजी के घर चले जाना चाहिए, नहीं तो ये लोग आपको छोड़ेंगे नहीं। आप मेरा एक काम कर दो, मेरा खत मेरे पिताजी तक पहुंचा दो। यह लोग मुझे घर से बाहर जाने ही नहीं देते। भाभी, आप चिंता मत कीजिए, आप कल सुबह मुझे खत दे देना, मैं आपके पिता के पास इसको भिजवा दूंगी। ईशा अपने पिता को खत लिखती है। पिताजी, यह लोग मुझे जान से मारना चाहते हैं। इन्होंने मेरा जीना हराम कर रखा है। ये लोग मुझे आपसे पैसे मांगने के लिए कहते हैं और दहेज के लिए परेशान करते हैं। गुंजन घर आ जाती है। ईशा गुंजन को खत देने लगती है कि तभी अक्कू उनकी बातें सुन लेता है और वह खत ईशा के हाथ से छीन लेता है। ए माँ, जल्दी आ, ये देखो अपनी बहू की हरकतें। क्या हुआ? इतनी सुबह सुबह क्यों चिल्ला रहा है? अपने पिता को चोरी छुपे खत भेज रही थी। क्यों रे कलमोही, अब तू हमारे खिलाफ जाएगी? तेरी इतनी हिम्मत, तुझे आज मजा चखा कर ही रहूंगी। सावित्री अंदर जाकर लाठी लेकर आती है। नहीं माँ जी, नहीं। ईशा उनके आगे हाथ जोड़ती है। अपनी जान की भीख मांग रही थी और यहाँ दूसरी तरफ पुरुषोत्तम अपनी बेटी से मिलने की खुशी में उसके ससुराल जाने निकला था। वह बस स्टॉप पर खड़ा था कि तभी बस आई और बस से अपनी बेटी के ससुराल आ गया। ये सब देख पुरुषोत्तम के पैरों तले जमीन खिसक गई। पिताजी, आप आ गए।
डर मत बेटी, अब मैं आ गया हूँ, तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। सावित्री जी, ये आपने मेरी बेटी का क्या हाल कर रखा है? कि तभी सावित्री और अक्कू की बोलती बंद हो जाती है कि तभी वहाँ मोहन आता है। मोहन जी, यह आपने मेरी बेटी का क्या हाल कर रखा है? ये सब मिलकर मेरी बेटी को मार रहे हैं और आप देख रहे हो, आप इन्हें कुछ समझाइए। मोहन पुरुषोत्तम को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देता है। पुरुषोत्तम बाहर गिर जाता है। जा बूढ़े, निकल यहाँ से। सुन बे बुढ़े, अब तू यहाँ तभी कदम रखना जब तेरी जेब में 5 लाख रुपए हो। अब चल, निकल यहाँ से। साहब, वो लोग मिलकर मेरी बेटी को मार रहे हैं। अरे भाई, कौन लोग? तुम किसकी बात कर रहे हो? मोहन सेठ और उनकी पत्नी सावित्री ने मुझे वहां से धक्के मारकर निकाल दिया। मुझसे 5 लाख भी मांग रहे हैं। साहब, मैं गरीब आदमी हूँ, इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊं? आप मेरी सहायता कीजिए। पुरुषोत्तम ये बात करता कि तभी पुलिस वाले समझ जाते हैं। सुन बे, तेरे पास कोई सबूत है कि वह तेरी बेटी को मार रहे थे? नहीं साहब, मेरे पास कोई सबूत नहीं है, पर मैंने अपनी आंखों से देखा है, वह लोग मेरी बेटी को मार रहे थे। देखो, अगर तुझे हमारी मदद चाहिए तो सबूत लेकर आ। और हाँ, हमारे 1000 रुपये भी चाहिए, तभी तुम्हारा केस दर्ज होगा। चल जा अब यहाँ से। पुरुषोत्तम रोते हुए रोड पर आकर बैठ जाता है कि तभी वहाँ तेज रफ्तार एक गाड़ी बच्चे की तरफ आ रही होती है। पुरुषोत्तम उस बच्चे को बचा लेता है। तभी उस बच्चे के पिता वहाँ आ जाते हैं। धन्यवाद भाई साहब, आपने मेरे बच्चे की जान बचाई। मैं आपका ये आभार कभी नहीं भूलूंगा। कोई बात नहीं साहब। पुरुषोत्तम की आंखों से आंसू निकल रहे थे। ये देख जिला अधिकारी पूछता है, क्या हुआ भाई, आप रो क्यों रहे हो? क्या बताऊं साहब, अभी कुछ दिन पहले मेरी बेटी की शादी हुई थी। अब उसके ससुराल वाले उसके साथ मारपीट कर रहे हैं। यह सब देखा तो मैं जाकर थाने में शिकायत की, पर उन्होंने मुझसे पैसे और सबूत मांगे। मुझे पुलिस स्टेशन से बाहर कर दिया। अच्छा, किसने तुम्हें रिश्वत के लिए कहा? तुम चिंता मत करो, तुम मेरे साथ चलो। जिला अधिकारी और पुरुषोत्तम थाने पहुंच जाते हैं। पुरुषोत्तम को जिला अधिकारी के साथ देखकर पुलिस वाले हैरान हो जाते हैं। जय हिंद साहब। आइए आइए, कहिए साहब, कैसे आना हुआ? हाँ, आ गया, वरना तुम्हारी असलियत का पता कैसे चलता? साहब, यह आदमी झूठ बोल रहा है। तुम रुको, मैं अभी तुम्हारा सस्पेंड लेटर टाइप करवाता हूँ। अरे नहीं नहीं साहब, मैं अभी शिकायत लिखता हूँ। मैं अभी इनके साथ चलता हूँ। पुलिस वाले पुरुषोत्तम के साथ मोहन के घर पहुंच जाते हैं और वहां उसके ससुराल वालों को रंगे हाथ पकड़ लेते हैं। ससुराल वालों को पुलिस पकड़ लेती है। पिताजी, आप सही समय पर आए हो, नहीं तो ये लोग मुझे मार ही देते। ईशा बेटी, अभी तुम्हारा बाप जीवित है। मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा। चल बेटी, अब अपने घर चलते हैं। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अपने विचार हमें कमेंट में लिखकर बताएं और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक नई और दिलचस्प कहानी में। धन्यवाद।